Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Today we are going to understand the UPSC main syllabus in detail, and we're also going to understand the interlinkages in it. This video is an important part of my free initiative Mains Ready by December. What is Mains Ready by December? You can check in the description. Now, मेन सिलेबस की अगर हम बात करें, एक डिटेल्ड सिलेबस दिया है हमें यूपीएससी ने, सो इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड गाइड फॉर अस व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस, और हमें हर चीज़ पता रहती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है. सो इट्स अ गाइड एंड अ डिटेल्ड गाइड एट दैट. देन हमें इस सिलेबस को याद करना है डेफिनेटली. दिस इज़ द फर्स्ट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो कि जो भी मेन सिलेबस है, रिमेंबर इट एंड मग इट अप. वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, एनी टॉपिक दैट यू आर रीडिंग, आपको पता रहेगा वो सिलेबस में है या नहीं. एंड दूसरा, बहुत बार सिलेबस के ही कीवर्ड्स यूज़ करके हम आंसर्स लिख सकते हैं, और उस बारे में भी हम बात करेंगे. नाउ द थर्ड थिंग अबाउट द मेन सिलेबस विच इज़ एमिनेटिंग फ्रॉम दीज टू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा भी है. इट इज़ अ ह्यूज सिलेबस. दैट इज़ वाई प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स इज़ मच मोर डिफिकल्ट दैन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स. बट इसमें हमारी एक चीज़ हेल्प कर सकती है, और वो है ये इंटरलिंकेजेस. देखो, डिफरेंट पेपर्स में बहुत चीज़ें हैं, बट कई जगह कॉमन things are there, common themes are there, common syllabus points are there. So firstly it gives us convenience in terms of content. हम अगर फूड प्रोसेसिंग की लोकेशन GS3 में भी पढ़ें और GS1 में भी पढ़ें तो हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन कोलिएट दिस कॉन्टेंट एंड स्टडी देम टुगेदर. एंड यूपीएस से भी आप क्वेश्चन ऐसे पूछने लगा है वेयर इंटरलिंक्ड थिंग्स आर आस्क्ड, एंड दिस ऑल्सो आई विल शो यू इन दिस वीडियो. तो पहले क्या करते हैं, लेट अस सी द मेन सिलेबस वंस. यूपीएससी मेंस का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है. द फर्स्ट पेपर इज़ GS1. यहाँ पर है आर्ट एंड कल्चर. तो दिस इज़ द सिलेबस फॉर आर्ट एंड कल्चर दैट वी हैव बीन गिवन. तो यू विल सी इट सेज आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. तो सिलेबस डिटेल्ड है. देन मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ये है. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड करें और इसको एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस पढ़ें, ताकि हमें समझ तो आए हम क्या समझना चाह रहे हैं, राइट? So this is art and culture. Then there is modern history. Then there is post-independence consolidation. Then this is world history. फिर ये जो syllabus है, ये है Indian society का, something that is not asked in prelims at all. And again ये detailed है. Salient features, women's organizations, globalization, communalism. It's a detailed syllabus. Similarly अगर हम आगे जाएं, यहाँ पर है geography का syllabus. And this completes GS paper 1. I am not reading line by line, but you have to read line by line and remember it as much as possible. उसके फ़ायदे मैं आपको अभी दिखाता हूँ. Then in GS paper 2, if you look at this part, this is the syllabus that is for polity and constitution. अब हमें ये misconception भी होती है कई बार कि polity and constitution is all that is asked in GS2, but ऐसा नहीं है, right? Let's look at this. Government policies and interventions for development in various sectors. Development processes and development industry, welfare schemes for vulnerable sections. This is also the part of social justice and some part of governance. Governance आगे भी है, right? Things like important aspects of governance, transparency, accountability, civil services in a democracy. यहाँ governance का syllabus है, and this is also the syllabus of social justice. Then finally there is IR, और IR में भी बड़ी clearly हमें बता दिया गया है हमें क्या क्या पढ़ना है. For example, obviously our neighborhood relations are very important. The diaspora is also something we have to read in detail because it is mentioned in the syllabus. तो syllabus पढ़ के मुझे समझ आता है कि कौन कौन से पॉइंट्स मुझे डिटेल में पढ़ने हैं. इसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा तो मुझे ये भी समझ आएगा कि यूपीएससी अभी तक क्या क्या पूछ चुका है. Now, this is GS paper 3. If you look at it, economy in this paper has 6 points, 1, 2, 3 here and things here, 1, 2, 3 here. तो ये 6 points इकोनॉमी के हैं. ये जो सिलेबस है ये सिलेबस है एग्रीकल्चर का, एंड एग्रीकल्चर इज सेपरेट फ्रॉम इकोनॉमी. ओके, देन यहाँ पर साइंस एंड टेक का सिलेबस स्टार्ट होता है. अगेन डिटेल में दिया है, एंड इवन द फील्ड्स आर गिवन, IT, स्पेस, कंप्यूटर्स. अब यहाँ जब अवेयरनेस एंड फील्ड्स ऑफ IT एंड स्पेस लिखा है तो स्पेस से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था चंद्रयान 3 पे. तो वी नो कि वी हैव टू रीड स्पेस प्रोग्राम्स इन डिटेल, एंड उस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा. देन दिस वन लाइन इज द एंटायर सिलेबस ऑफ एनवायरमेंट इन द मेन्स. डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस डिटेल्ड नहीं है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. एंड दिस होल थिंग इज़ द सिलेबस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. तो ये हमें दिमाग में रखना है. एंड फाइनली वी कम टू द एथिक्स पेपर. एथिक्स में इट्स नॉट जस्ट एथिक्स एज जनरल, इट सेज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड.
So it says ethics and human interface. It says attitude, foundational values for civil service, emotional intelligence, contribution of moral and thinkers and philosophers, civil service values and ethics in public administration, probity and then case studies. ये हमारा सिलेबस है, ये मैंने पढ़ लिया. एंड अगेन आई विल हेविली रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये डिटेल में पढ़ें. बट ये तो सिलेबस हुआ सारे पेपर्स का. बट इन सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड. और वो हम अब देखते हैं. हम कैसे देखेंगे? हम सिलेबस पॉइंट्स देखेंगे और हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ये सिलेबस है. इफ इट इज इन ब्लू, दिस इज कलर कोडेड. ब्लू मीन्स इट इज इन GS1. Salient features of world's physical geography. Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity and cyclone. अब जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक और फिनोमेना है लैंडस्लाइड्स. दिस आई कैन प्रिडिक्ट. और इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है यहाँ पर कि वाई आर लैंडस्लाइड्स डिफरेंट इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स. ओके, बट if I look at the syllabus of GS3, there is disaster and disaster management. Now these things, tsunamis, earthquakes, landslides, cyclones, ये डिजास्टर्स भी तो हैं. तो जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे पास फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. और जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी का आंसर लिख रहा हूँ, मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहिए. एंड क्वेश्चंस आर ऑल्सो सेम. ये दोनों सेम साल के क्वेश्चन है 2021 के. ये लैंडस्लाइड्स में डिफरेंट क्यों हैं ये पूछा, और यहाँ पर नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पूछ लिया. अब अगर मुझे ये पता है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड कॉजेज आर डिफरेंट इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, so obviously I will also have to write a differential strategy in both these places, right? This is the first interlinkage. Now, distribution of key natural resources, factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India. ये है GS1 का syllabus. तो मुझे factors for location of industries समझ आया कि industries कहाँ located होती हैं, ये मुझे पता होना चाहिए. Now, similarly, when I go to GS3, फूड प्रोसेसिंग और उसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज की लोकेशन सिलेबस में है. नाउ दिस इज द सेम थिंग, राइट? यहाँ पर भी मुझे लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तो पढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा. एंड इफ यू लुक एट इट, इट ऑल्सो हैज़ अ पार्ट कॉल्ड चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल ऑल्सो अफेक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन. तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मल्टी डायमेंशनल हो रहा है अगर मुझे सिलेबस भी याद है. और हम क्वेश्चंस देखते हैं. फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये 2019 में पूछा GS1 में. 2020 में GS3 में पूछा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. इनकम ऑफ फार्मर्स भी सब्सटैंशियली इंक्रीज बाय एनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग. तो अगर फूड प्रोसेसिंग की लोकेशन मुझे पता है, मुझे फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन पता है, तो मुझे पता होगा कि किन किन वजह से यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग है. जो ये फैक्टर्स हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, कि बाकी जगह भी अदर देन जस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाकी जगह भी ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ भी आ सकती हैं. सो इट इज़ हेविली रिलेटेड. आगे देखते हैं. अब ये सिलेबस का पार्ट है जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स, राइट? अब वाटर बॉडीज जब उन्होंने लिख दिया तो GS1 में उन्होंने पूछा वाटर स्ट्रेस और उसका रीजनल डिफरेंस इन इंडिया. ये तो सिलेबस से है डायरेक्टली. इफ आई सी द GS3 सिलेबस, एनवायरनमेंट में उन्होंने लिखा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. अब यहाँ पर कंजर्वेशन में उन्होंने पूछा नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, तो यहाँ वाटर स्ट्रेस. अब जब ये क्वेश्चन आएगा मुझे वाटर स्ट्रेस का सोल्यूशन देना है, एंड द सोल्यूशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, वन ऑफ द सोल्यूशंस इज द नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट. नाउ एग्रीकल्चर का मैं सिलेबस देखूं GS3 में ही, तो उसमें लिखा है टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज. अगेन इट इज लिंक्ड. एंड यहाँ देखो मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स. नाउ अगर मैं पढ़ रहा हूँ, माई कॉन्टेंट हेयर नीड्स टू बी इंटर रिलेटेड. मैं ये नहीं कह रहा आंसर सेम लिखना है, आंसर डिफरेंट ही लिखना होगा, बट कॉन्टेंट डेफिनेटली मेरी हेल्प हो सकती है. अगर मेरे पास कोई डेटा पॉइंट्स हैं वाटर स्ट्रेस में, दे कैन गो इन ऑल 3 ऑफ दीज क्वेश्चंस. आगे देखते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन का मेजर टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स. कि इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुई, और एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स है. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में हम ये भी पढ़ते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, और लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी इज ऑल्सो आस्क्ड हियर. अब क्वेश्चंस देखते हैं. भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट और उनकी सक्सेस पूछी है. ना भूदान एंड ग्रामदान वर मूवमेंट्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ये पूछा है GS1 में
अंडर पोस्ट इंडिपेंडेंस. एंड अगेन इन 2023 बिल्कुल लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया. तो अगेन मैं लैंड रिफॉर्म्स अगर पढ़ रहा हूँ, आई विल हैव टू रीड दिस, आई विल हैव टू रीड दिस, एंड मुझे ये साथ में पढ़ना चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए. देन GS2 में है सिलेबस में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 2023 का एक क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट्स इन इंडिया सीम टू बी रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. ठीक है, अब अर्बन लोकल बॉडीज अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो आई ऑल्सो हैव टू रीड अबाउट अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की एक मेजर प्रॉब्लम होगी द लैक ऑफ प्रॉपर अर्बन गवर्नेंस. तो अर्बन गवर्नेंस पे भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं. दिस इज वन क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन. देयर हैव बीन मेनी क्वेश्चंस ऑन अर्बनाइजेशन कि यहाँ पे स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ आई कैन राइट इन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन दिस. मैं एक कोट भी एज इट इज लिख सकता हूँ that the states in India are reluctant to empower urban local bodies. This is a problem of urbanization. And अब urbanization की problems में infrastructure भी आता है, ports, roads, airports, railways ये भी आता है. तो इन्होंने GS3 में पूछा, ये GS3 है, ये GS1 है, ये GS2 है. GS3 में इन्होंने पूछा National Urban Transport Policy emphasizes on moving people instead of moving vehicles. Discuss critically successes of various strategies of government in this regard. अब नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में डेफिनेटली अर्बन मास ट्रांसपोर्ट का एक कंपोनेंट है, और ये 2019 में GS1 में पूछ चुके हैं. सो अगेन आई शुड रीड दीज थिंग्स इंटरकनेक्टेडली ताकि मुझे हेल्प हो. आगे देखते हैं. देर आर नो लिमिट्स टू दीज इंटरलिंकेजेस. ये देखो, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स. ये सिलेबस का पार्ट है GS2 में. ठीक है, अब क्वेश्चन है विमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की तरफ जो सोशल एटीट्यूड है वो पेट्रियार्कल रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम विमेन एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स व्हाट कैन बी डू, ये पूछा GS2 में 2021 में. अब देखो, परफॉर्मेंस ऑफ, यहीं से कंटिन्यूड है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनकी परफॉर्मेंस, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज. यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए क्या. एंड यहाँ पर क्वेश्चन है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये GS1 में है. एंड सोशल एम्पावरमेंट, तो विमेन्स एम्पावरमेंट भी यहाँ पर है. तो गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया. सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड रीड विमेन्स एम्पावरमेंट एज वन थीम वेयर आई हैव स्कीम्स फॉर इट, आई हैव द इंस्टीट्यूशंस फॉर इट, एंड द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक गिग इकोनॉमी ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट. दिस आई नीड टू नो. हो सकता है मैं ये सारा सिलेबस साथ में ना पढ़ूँ, बट जब मैं GS2 में ये पार्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास अपने GS1 के विमेन के नोट्स साथ में होने चाहिए. राइट, आगे देखते हैं. पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज. ये है GS1 का सिलेबस. इन्होंने पूछा डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस. तो ये कह रहे हैं पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है. अब GS2 के सिलेबस में है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एज वेल एज इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर. इट इज द सिलेबस इज डायरेक्टली कॉमन, इवन द कीवर्ड्स आर कॉमन. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया रिमेन मियर शो पीसेस अनटिल एंड अनलेस दे आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल विल. अगर आप ये क्वेश्चंस देखो कि पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं बट एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर कह रहा है कि पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स तो हैं बट उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है. राइट, अगेन यहाँ भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स पूछा है और यहाँ भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के बारे में पूछा है. तो दिस आई कैन रिलेट. एंड पॉवर्टी एलिविएशन जब होगी तो इंडिया में क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी. एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इज इन द सिलेबस इन GS3. सो यू हैव टू एस्टैब्लिश सच इंटरलिंकेजेस ताकि हम चीज़ें साथ में पढ़ सकें. राइट, रीजनलिज्म इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई नक्सलिज्म हैज स्टार्टेड, बिकॉज देर इज लैक ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. नक्सलिज्म पे क्वेश्चन पूछते हैं GS3 में, इन लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. अगर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो एक्सट्रीमिज्म होगा, जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म राइज किया. और यही चीज़ मैं रीजनलिज्म के क्वेश्चन में भी लिखूंगा कि यहाँ पर पूछा है कि क्या ऐसा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन अ रीजनल बेसिस प्रमोट्स रीजनलिज्म. राइट, तो अगेन आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. दिस इज सिलेबस ऑफ GS4.
ठीक है, दिस इज सिलेबस ऑफ GS2। सिर्फ हम कीवर्ड्स देखते हैं, क्वेश्चंस ना भी देखें तो छोड़ दो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? इज इट नॉट अ ट्रांसपेरेंसी मेजर? ओके, देन देर इज challenges of corruption, utilization of public funds, citizen charter। citizen charter as it is यहाँ पर है सिलेबस में, it is as it is the same। information sharing and transparency in government में अगर हम देखें तो e-governance is a major thing, right? तो ये चीज़ें लिंक्ड पढ़नी चाहिए। अब जब GS4 का क्वेश्चन आएगा तो मैं गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव दूंगा, और जब GS2 का क्वेश्चन आएगा तो मैं एथिकल पर्सपेक्टिव भी दूंगा, राइट। एंड हम क्वेश्चंस अगर देखें, यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पूछा था 2018 में GS4 में, एंड यहाँ अमेंडमेंट्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पूछ लिया 2020 में। इट इज़ द सेम कंटेंट, वी जस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज इट डिफरेंटली, राइट। अगेन देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, GS4 GS2। अब इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, हमारे नेबरहुड कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये यहाँ पे हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्यों? बिकॉज वी हैव हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज। डायरेक्टली IR का क्वेश्चन ही पूछ लिया है इन GS3, और बट IR सिलेबस में कहाँ है? GS2 में। तो अब अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी अदर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हमें समझ के आया कि जो सिलेबस है वो तो है इंटरलिंक्ड। तो कंटेंट तो मैं सीक्वेंशियली पढ़ सकता हूँ कि पहले मैंने GS1 का कंटेंट पढ़ा, फिर मैंने GS3 का कंटेंट पढ़ा, फिर मैंने GS2 का पढ़ा। दिस आई कैन डू, बट मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ मुझे ये इंटरलिंकेजेस दिखती हैं, आई विल कीप माई नोट्स हैंडी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम रीडिंग लैंड रिफॉर्म्स इन GS3, एट दिस टाइम लैंड रिफॉर्म्स ना होना इज अ ड्राइवर ऑफ नक्सलिज्म, सो आई विल कीप माई नक्सलिज्म नोट्स ऑफ GS3 विद मी, ताकि अगर कुछ एडिशन हो या कोई इंटरलिंकेज हो मैं एस्टैब्लिश कर सकूं। एंड मैंने देखा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इज इन द सिलेबस, तो आई विल ऑल्सो कीप माई GS1 नोट्स विद मी एंड आई विल कंसोलिडेट टुगेदर, ताकि मैं सेम इन्फॉर्मेशन में अक्रॉस पेपर्स यूज़ कर सकूं, राइट। सारे पेपर्स एक बंदे ने चेक नहीं करने। अगर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा डेटा पॉइंट है तो मैं लैंड रिफॉर्म्स के क्वेश्चन में भी लिख सकता हूँ, और मैं उसे GS1 में अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन आया मैं उसके बारे में भी लिख सकता हूँ, राइट। So I have to keep my notes handy, and obviously if I am interlinking these topics, my answers automatically become multidimensional. अब एक बात यहाँ पर याद रखनी है, we don't have to write the same answer. अगर same question हो, word by word भी same question हो, तो भी GS1 का आंसर और GS3 का आंसर same नहीं होगा। How do we do that and what has to be done? We'll discuss in the future. Firstly, this is the end of the video, and thank you for watching. अब just a small message. If you're a patient listener and you've listened so far, I really appreciate it. इतनी पेशेंस 18-20 मिनट की नहीं होती लोगों में। So please tell me in the comments that you listened, and just tell me in the comments that you understood के बात क्या हो रही थी। Thank you for watching this video. Like I said in the starting of the video, this is a part of my initiative, which is a free initiative to get mains ready by December. उसका link I will put in the first comment, and you'll understand वहाँ पे process क्या है। Thank you very much. See you next time. You have a great day. Bye bye.